दो लड़के नैना के बिल्कुल करीब आ रहे थे और नैना के दिल की धड़कन जोर से बढ़ी हुई थी। वो बुरी तरह से सांसें ले रही थी। उसने अपनी पीठ कार से सटा दी थी और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर आंख बंद करके खड़ी हो गई थी। और जैसे ही उन्होंने नैना के गले में पड़ा हुआ दुपट्टा खींचते हुए नैना का हाथ पकड़ने की कोशिश की कि तभी एक जोर का मुक्का उनके मुंह पर पड़ा। वो लड़का तिलमिलाकर रह गया और वहीं जमीन पर गिर गया। नैना ने डर के मारे आंखें बंद की हुई थी। मुक्के की जोरदार आवाज से उसकी आंखें खुल गई और उसने हैरानी से दूसरी तरफ देखा। उसी कार से जिससे नैना टिकी हुई थी एक खूबसूरत सा लड़का उतरा। ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अर्जुन ने उन लड़कों को नैना को परेशान करते हुए दूर से ही देख लिया था और जानबूझकर उसने अपनी गाड़ी इस तरह से तंग रास्ते पर लगा दी थी ताकि वो लड़के आगे ना निकल पाए। नैना हैरानी से अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन ने उस बदतमीज लड़के के हाथ से दुपट्टा खींचकर वापस नैना को देते हुए कड़े स्वर में कहा, गाड़ी में बैठो। नैना विस्मय से बस उसे देखे जा रही थी और मन ही मन सोचने लगी, मैंने पहले भी इसे कहीं देखा है पर कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। नैना ने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही वो उसकी गाड़ी में बैठी। अर्जुन ने दूसरे लड़के की कॉलर पकड़कर उसे हवा में उछालते हुए कहा, लड़कियों की इज्जत नहीं करनी आती तो उनकी बेइज्जती भी मत करो, और अगर ज्यादा मर्दानगी आ गई है तो फिर हम जैसे लोगों से सीखो कि मर्दानगी कहाँ दिखानी है। मर्दानगी मासूम और बेबस लड़कियों पर नहीं दिखाते, बदमाशों पर दिखाते हैं जैसे हम दिखा रहे हैं। और ऐसा कहकर अर्जुन ने एक और जोरदार मुक्का उस दूसरे लड़के के मुंह पर दे मारा। उस लड़के के मुंह से खून आने लगा था और वो दोनों वहीं जमीन पर बेसुध पड़े हुए थे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथ आपस में झाड़ते हुए नैना की तरफ देखा और फिर शांत लहजे में नैना से कहा, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? आपसे कहा था ना गाड़ी में बैठिए। आप लोगों को समझ नहीं आता है? आपका कॉलेज इतनी सुनसान जगह पर है, कम से कम किसी के साथ आना चाहिए। चलिए गाड़ी में बैठिए और हमें बताइए कि हम कहाँ छोड़ दें आपको। नैना ने अर्जुन की तरफ शंका और हैरानी से देखते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानती हूँ, फिर आपकी गाड़ी में कैसे बैठूं? कैसे विश्वास करूं आपके ऊपर? अगर आप इन्हीं लड़कों की तरह निकले तो क्या होगा? अर्जुन ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए नैना की तरफ देखा और कहा, ठीक है तो फिर आपकी मर्जी, आप यहीं खड़ी रहिए और इन्हीं जैसे एक दो लोगों का और इंतजार कीजिए। चलिए, हमने अपना काम कर दिया, अब हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग तो चल नहीं रही है जो हम बार बार हीरो की तरह आकर हीरोइन को बचाएंगे। अगर आपको बैठना है तो बैठिए, नहीं तो अपने घर से किसी को फोन करके बुला लीजिए, हम तो चले। और फोन का नाम सुनते ही नैना ने अर्जुन से हड़बड़ाते हुए कहा, वो मेरा फोन रास्ते में कहीं गिर गया था, क्या आप ला देंगे? अर्जुन ने हैरत से नैना की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा और फिर चुटकी लेते हुए कहा, आपकी टांगे तो ठीक है ना, फिर आप खुद ही क्यों नहीं जा रही हैं अपना फोन लेने? नैना ने डरते हुए बच्चों की तरह अर्जुन से कहा, प्लीज ला दीजिए ना, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लग रहा है, कहीं ने फिर से होश ना आ जाए। नैना की ये मासूमियत देखकर अर्जुन को उस पर बहुत तरस आ रहा था और अंदर ही अंदर हंसी भी। अर्जुन ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, ये अच्छा है, आपको डर भी लग रहा है लेकिन आपको हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं है। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? चलिए ठीक है, आप यहीं पर खड़े रहिए, हम अभी आपका फोन लेकर आते हैं, पर थोड़ा ध्यान से, हाँ, कहीं इन लड़कों को फिर से होश ना आ जाए और ये फिर से वही हरकत ना शुरू कर दे। और इस बार हम आपको बचाने नहीं आएंगे क्योंकि अब हम थक गए हैं। ऐसा कहकर अर्जुन नैना का फोन ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। अर्जुन की ये डराने वाली बात सुनकर नैना डर के मारे अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पाई और वो चुपचाप अर्जुन के पीछे पीछे जाने लगी। अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा कि वो उसके पीछे आ रही है और नैना की इस घबराई हुई मासूमियत पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। नैना जैसे ही अर्जुन के पास पहुंची तभी पीछे जमीन पर पड़े उन लड़कों में से एक को होश आने लगा और उसने कराते हुए उठने की कोशिश की। उस लड़के को दोबारा हरकत में आते देख नैना डर के मारे झटके से अर्जुन के ठीक पीछे खड़ी हो गई और घबराहट में जोर से उसकी शर्ट और उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक इस तरह से नैना को अपने इतने करीब पाकर अर्जुन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। नैना डर के मारे कांप रही थी और सहमी हुई आंखों से अर्जुन की तरफ देख रही थी। अर्जुन कुछ पलों के लिए नैना की उन बड़ी बड़ी और डरी हुई आंखों में जैसे खून ही लगा था कि तभी वो होश में आया लड़का दोबारा लड़खड़ाते हुए उठकर नैना की तरफ बढ़ने लगा। नैना ने डर के मारे घबराते हुए इशारे से अर्जुन से कहा, वो दोबारा हमारे पास आ रहा है। अर्जुन का ध्यान अभी भी नैना के चेहरे पर ही था। नैना ने दोबारा अर्जुन को झकझोरते हुए कहा, वो हमारे करीब आ रहा है। और जैसे ही वो लड़का अर्जुन के बिल्कुल करीब आया, अर्जुन ने बिना उसकी तरफ मुड़े ही फुर्ती से अपना हाथ पीछे की तरफ किया और उस लड़के की गर्दन को दबोचकर उसे हवा में उठा लिया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ का मुक्का बनाकर जोर से उसके पेट में दे मारा। एक बार फिर वो लड़का एक ही बार में वहीं जमीन पर धराशायी हो गया। नैना हैरानी और फटी आंखों से उस लड़के को नीचे गिरते हुए देख रही थी। फिर उसने धीरे से अर्जुन के पास जाकर अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, मरा तो नहीं है ना ये?
अर्जुन ने नैना की आंखों में सीधे देखते हुए शरारत से कहा, क्यों, आपको इसके लिए दुख हो रहा है? नैना ने मासूमियत से नामे अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वो बस मैं इसलिए कह रही थी कि कहीं आपके ऊपर मर्डर का इल्जाम ना लग जाए। अर्जुन एक बार फिर अपने हाथों को अपनी शर्ट पर पोंछते हुए नैना से कहा, अगर ऐसा हुआ तो हम तो पुलिस से कह देंगे कि हमने जो कुछ भी किया है इसी लड़की की वजह से किया है। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाते हुए अर्जुन की तरफ देखा और डरते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर क्या आप मुझे फंसा देंगे? अर्जुन ने उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, किसी को नहीं फंसाएंगे, आप चलिए यहाँ से, हम पुलिस को फोन कर रहे हैं, वो आकर इन दोनों को ले जाएंगे। नैना को अब अर्जुन की बातें सुनकर इतना यकीन तो हो गया था कि अर्जुन कोई बुरा लड़का नहीं है, बल्कि वो सचमुच उसकी मदद कर रहा था। अर्जुन ने नैना को लड़कों से बचा लिया था। नैना को अब इतना यकीन हो गया था कि अर्जुन बुरा लड़का नहीं है। जब तक अर्जुन नैना का फोन लेकर आया, उसने देखा कि नैना उसकी गाड़ी में बैठ चुकी है। वो धीरे से मुस्कुराया और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, वैसे हम ड्राइवर नहीं है जो आप हमारी गाड़ी में पीछे बैठी हैं, आगे आकर बैठिए, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं, और ये लीजिए आपका फ़ोन, अपने घर पर फ़ोन कर दीजिए और चाहे तो हमारी गाड़ी का नंबर भी दे दीजिएगा, बता दीजिए कि हम आपको आपके घर छोड़ रहे हैं। नैना अर्जुन के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अर्जुन ने उसका फ़ोन उसको देते हुए कहा, लीजिए, अपने घर पर फ़ोन कर दीजिए। नैना ने नामे सर हिलाते हुए कहा, बेकार में माँ परेशान हो जाएंगी, भाई अभी ड्यूटी पर होंगे, उन्हें भी फ़ोन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बात नहीं, आप मुझे घर छोड़ दीजिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब आपको हमसे डर तो नहीं लग रहा है ना? नैना ने मासूमियत से सर हिलाते हुए कहा, लग तो रहा है, लेकिन उतना नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। अर्जुन नैना की बात पर धीरे से मुस्कुराया और फिर उसने नैना से कहा, वैसे आप इन लड़कों को जानती हैं, आप इनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कर दीजिए। नैना ने अर्जुन से कहा, जानती तो हूँ पर रिपोर्ट नहीं कर सकती, क्या फ़ायदा, इन्हें इनका सबक तो मिल ही गया है। आई होप अब ये दोबारा किसी को ऐसे परेशान नहीं करेंगे। अगर मैं इनकी कंप्लेंट कर दूंगी तो इन्हें एग्जाम भी नहीं देने देंगे, इसीलिए इन्हें छोड़ रही हूँ ताकि इनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। अर्जुन ने अपनी खूबसूरत आंखें बड़ी करते हुए नैना से कहा, आप लड़कियों का भी ना कभी कुछ समझ नहीं आता, आप गुंडों बदमाशों पर इतनी आसानी से यकीन कर लेती हैं और उन पर तरस भी खा लेती हैं, और हम जैसे शरीफ लड़कों पर आपको हमेशा शक रहता है, क्यों, है ना? नैना ने अर्जुन की तरफ अपनी नजरें उठाकर देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, मैंने कब कहा कि मुझे आप पर शक है, मुझे आप पर शक नहीं है, बस थोड़ी डरी हुई हूँ इसीलिए। और फिर नैना ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे मेरा नाम नैना है, आपका नाम क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करेंगी आप हमारा नाम जानकर? नैना ने अपना हाथ नीचे कर लिया और अर्जुन से कहा, लगता है आपको मेरी बात का बुरा लग गया, आपको हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा नाम अर्जुन है और हम आपसे बिल्कुल हर्ट नहीं है, बल्कि हमें अच्छा लगा कि आपने इतनी आसानी से हमारे ऊपर भी विश्वास नहीं किया। चलिए अब बताइए आपको कहाँ छोड़ना है? नैना ने अर्जुन को रास्ता बताया। जैसे ही अर्जुन नैना को लेकर ठाकुर विला तक पहुंचा, ठाकुर विला को देखते ही उसके चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा, आप यहाँ रहती हैं? नैना ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं यहाँ काम करती। असल में मेरी माँ यहाँ पर काम करती हैं। आज वो नहीं आई तो उनकी जगह पर मैं काम करने आई हूँ। पर आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। आप जानते हैं क्या इन लोगों को? अर्जुन के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। उसने नैना की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, हम इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानते। और ऐसा कहकर अर्जुन ने अपनी गॉगल्स निकालकर पहन लिए। नैना अर्जुन के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थी। वो गाड़ी से उतरकर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहने लगी, सच कहूँ आपसे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी। लग रहा था कि पता नहीं आप भी ठीक इंसान है या नहीं। आपसे झूठ नहीं कहना चाहती, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि काश दुनिया में हर लड़का आपकी तरह हो जाए, तो फिर इस समाज में लड़कियों को किसी से डर नहीं लगेगा। सच में आपका शुक्रिया कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। अगर मैंने आपको हर्ट किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए नैना से कहा, कोई बात नहीं, हमें आपकी कोई भी बात का बुरा नहीं लगा। चलिए, हमें कहीं मीटिंग में जाना है, हम निकलते हैं। आपके भी पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे होंगे। चलिए, टेक केयर, हम निकलते हैं। और हाँ, अगली बार उस तरफ जाइएगा तो किसी के साथ जाइएगा, क्योंकि वो जगह लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। नैना ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को बाय कहा और फिर वो ठाकुर विला की ओर आने लगी। नैना बुरी तरह से पसीने में तरबतर थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। यशोधरा जी ने नैना से कहा, क्या हुआ, तुम पसीने से भीगी हुई नजर आ रही हो? क्या अनिल ने तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दिया था? नैना ने मासूमियत से यशोधरा की तरफ देखते हुए कहा, भाई मेरे साथ कहाँ गए थे? नैना की बात सुनकर यशोधरा जी ने नैना से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा?
तो कहाँ गया अनिल? नैना ने यशोधरा जी से कहा, मुझे नहीं पता, प्रियांश ने उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा था, वो शायद प्रियांश को लेकर कहीं गए हैं। नैना की बात सुनकर एक बार फिर यशोधरा जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने नैना से कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें किसी और ड्राइवर के साथ भेज देती। नैना ने मासूमियत से यशोधरा जी से कहा, कोई बात नहीं, मैनेज हो गया था। और इतना कहकर नैना रसोई में चली गई। यशोधरा जी भी गुस्से में थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि आज जब प्रियांश आएगा तो वो प्रियांश से आज पूछ कर रहेंगी कि नैना के साथ ऐसा व्यवहार करने की वजह क्या है। नैना ने यशोधरा जी से उन लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिना बात इतना बड़ा बवाल हो जाए। उसने चुपचाप अपना काम खत्म किया और फिर जैसे ही अनिल प्रियांश को लेकर वापस हवेली आया, नैना घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। एक बार फिर प्रियांश को देखकर नैना को दोपहर वाला वाकया याद आ गया और उस भयानक घटना को याद करके नैना के दिल में प्रियांश के प्रति नफरत और ज्यादा बढ़ गई थी। नैना ने गुस्से में घूरते हुए प्रियांश की तरफ देखा और प्रियांश की नजरें भी नैना से टकराई। आज प्रियांश ने नैना को देखकर उससे कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप मुंह फेरकर घर के अंदर चला गया। अनिल ने नैना को वहां खड़े देखा तो पास आकर कहा, तुम अभी तक यहीं हो, घर नहीं गई? मुझे लगा शायद तुम अब तक चली गई होगी। चलो अब हम घर चलते हैं, मैं बस गाड़ी की चाबी मैडम को देकर आता हूँ। ऐसा कहकर अनिल हवेली के अंदर चला गया। यशोधरा जी को गाड़ी की चाबी देते हुए उसने शालीनता से कहा, मैडम मैं अब घर जा रहा हूँ, अगर और कोई जरूरी काम हो तो बता दीजिएगा। यशोधरा जी ने बेहद शर्मिंदा होते हुए अनिल से कहा, बेटा काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं प्रियांश को क्या हो गया है, जब से वापस आया बहुत ही अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि इस लड़के को कैसे समझाऊं। नैना और इसमें तो बिल्कुल बन ही नहीं रही है। मैं जानती हूँ आज इसने जो कुछ भी किया वो सब जानबूझकर किया होगा, ताकि नैना परेशान होती फिरे, और वो सचमुच बेचारी परेशान हो गई थी। माफ करना बेटा, राधिका से कहना कि कल से नैना को यहाँ काम पर ना भेजे। बेकार में इन दोनों की रोज लड़ाई ही होती रहती है। अगर हो सके तो कल राधिका खुद काम पर आ जाए। अनिल ने यशोधरा जी की बात का मान रखते हुए कहा, जी मैडम, मैं माँ को कल काम पर भेज दूंगा। वैसे भी नैना कल छुट्टी करके घर पर रूही को देख लेगी। यशोधरा जी ने सहमति में हाँ में सर हिलाया और फिर अनिल बाहर आकर नैना को लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचकर अनिल ने थके हुए कदमों से चारपाई पर बैठते हुए कहा, पता नहीं प्रियांश बाबू को क्या हो गया है। आज उनकी ये बचकानी हरकत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या करता, नौकरी से बंधा हुआ हूँ, इसलिए चाहकर भी सामने कुछ कह नहीं सकता था। राधिका जी ने अनिल को समझाते हुए कहा, हमें वहाँ पर बस अपनी नौकरी करनी है बेटा, किसी को ज्ञान नहीं देना है। अगर प्रियांश इस तरह से ओछी हरकतें कर रहा है तो ये आगे चलकर उसके खुद के लिए ही नुकसानदेह है। अभी अनिल और राधिका जी आपस में बात कर ही रहे थे कि नैना अपनी आंखें झुकाकर चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी। नैना के चेहरे पर छाई परेशानी को राधिका जी ने तुरंत भांप लिया था। उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो नैना? आज फिर से प्रियांश से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नैना ने अपनी भीगी पलकें उठाकर राधिका जी की तरफ देखा और रुंधे गले से कहा, आज उसकी जिद की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती माँ। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर भगवान ने मेरी हेल्प के लिए रास्ते में किसी भले इंसान को भेज दिया, वरना आज मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता था। नैना की ये बात सुनकर अनिल तुरंत चारपाई से खड़ा होकर उसके पास आया। उसने नैना के दोनों कंधों को सहलाते हुए घबराहट से कहा, क्या हुआ नैना, तू बिल्कुल ठीक तो है ना? तूने रास्ते में मुझे तो कुछ नहीं बताया था और अब माँ को बता रही है। साफ साफ बता क्या हुआ था। नैना इस भाई के प्यार को देखकर भावुक हो गई थी। उसने कॉलेज के बाहर उसके साथ जो कुछ भी घटा था वो सब कुछ अनिल और राधिका जी को सच सच बता दिया। भाभी अनीता भी वहीं बैठी हुई थी और ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। अनीता ने गुस्से में खड़े होते हुए कहा, वैसे इन बड़े घर के अमीर जादों को तमीज नाम की कोई चीज नहीं होती। अरे इनके पास 100 गाड़ियां हैं, 100 ड्राइवर है, किसी को भी अपने साथ लेकर चले जाते। अगर आज हमारी नैना के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? अनीता के मुंह से अपने लिए ये चिंता सुनकर नैना हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। उसने अनीता से कहा, नहीं भाभी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो लड़का अगर सही समय पर आकर मेरी मदद नहीं करता तो सचमुच आज बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अनीता ने नैना से कड़े लहजे में कहा, कल से तुम ठाकुर विला बिल्कुल मत जाना। तुम बस घर पर रहना और बीमार रूही का ख्याल रखना। माँ, आप कल से खुद काम पर चली जाना। वैसे भी हमारे इस मोहल्ले में छोटी छोटी बातों पर भी लोग न जाने कितनी बातें बनाने लगते हैं। वैसे भी हम गरीबों के पास इस समाज में एक इज्जत के अलावा और है ही क्या? अगर वो भी नहीं रही तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? अनीता की ये व्यावहारिक बात सुनकर अनिल ने उसकी तरफ सहमति से देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अनीता, हमें अपनी घर की लड़कियों की सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। तारा कोने में खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अनीता ने तारा को जाते देख आवाज लगाई, और तुम कहाँ जा रही हो तारा? खाना नहीं लगाओगी क्या? नैना इतनी थकी हारी आई है,
अब मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। तुम रसोई में चलो और खाना परोसने में मेरी मदद कर दो। माँ को भी कल सुबह जल्दी विला जाना होगा काम के लिए, वो भी खा पी कर जल्दी सो जाएंगी। अनीता की बात सुनकर तारा पलटकर रसोई में जाने लगी, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त ढेर सारी बातें एक साथ चल रही थी। रात का खाना पीना हो जाने के बाद जब वो सोने चले गए तब तारा अपने कमरे में पहुंची। तभी एक बार फिर उसके फोन पर विनय का फोन आने लगा। नैना पूरा दिन दौड़ भाग करने के कारण बहुत थकी हुई थी, इसीलिए वो बिस्तर पर पड़ते ही गहरी नींद में सो चुकी थी। तारा ने अपना फोन उठाया और बिना कोई आवाज किए दबे पांव बालकनी में जाकर उससे बात करने लगी। विनय ने फोन उठाते ही परेशान होते हुए तारा से पूछा, तुमने अपनी माँ से इस बारे में बात की? कुछ कहा उन्होंने? पैसों को लेकर कोई आश्वासन दिया क्या? तारा ने आश्वस्त करते हुए विनय से कहा, तुम फिक्र मत करो विनय, शायद बात बन जाए। माँ कल सुबह ठाकुर विला काम पर जा रही हैं। हालांकि मैंने अभी उन्हें हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। मैं सोच रही हूँ कि एक बार पैसे हाथ में आ जाए और तुम्हारी सरकारी नौकरी का काम पक्का हो जाए, तभी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बताऊंगी। विनय ने तारा को समझाते हुए कहा, तुम्हें माँ को मेरे बारे में अब बता देना चाहिए था तारा, क्योंकि पैसा देने के एकदम बाद नौकरी नहीं लगेगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं सोच रहा था कि इस बीच हम दोनों शादी कर लेंगे, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ भी हमारी अलग जाति जानकर इतनी जल्दी तैयार होंगी। तारा ने एक ठंडी सांस ली और विनय से कहा, मुझे भी अब यही लगता है विनय। अभी अभी भाभी के मुंह से इज्जत पर बहुत बड़ा लेक्चर सुनकर आ रही हूँ। एक बार पैसा मिल जाए और तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाए, मैं धीरे धीरे शादी की तैयारी कर रही हूँ। बस तुम मुझे समय रहते बता देना कि किस दिन और कहाँ आना है। विनय ने अपनी योजना बताते हुए तारा से कहा, मैंने शहर के एक मंदिर में पंडित जी से बात कर ली है। आने वाली होली वाले दिन बहुत अच्छा मुहूर्त है। तुम सीधे उस दिन बिना किसी को बताए उस मंदिर में पहुंच जाना। हम वहीं चुपचाप शादी कर लेंगे और जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम अपने घर पर ऐसे ही रहना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर जैसे ही मेरी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आएगा तुम अपने घर वालों को हक से बता देना कि तुमने मुझसे शादी कर ली है, ठीक है ना? विनय की यह बात तारा को बिल्कुल सही और सुरक्षित लगी। उसने मुस्कुराते हुए विनय से कहा, हाँ विनय, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। इसमें मुझे सबके सामने घर से भागने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और बदनामी भी नहीं होगी। ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले दिन राधिका जी ठाकुर विला चली गई और फिर सुबह सुबह प्रियांश के कमरे से उन्हें जोर जोर से आवाज आ रही थी। राधिका जी समझ गई थी कि जरूर कुछ बात है। वो चुपचाप रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। सुधा उन्हें देखकर खुश होते हुए कहने लगी, तुम 2 दिन क्या नहीं आई, इस घर में भूचाल आ गया। चलो अच्छा है, अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर बाद राधिका जी ने चाय बना ली। उन्होंने सुधा से कहा, तुम ये चाय मैडम को दे आओ। सुधा ने राधिका से कहा, मैं नहीं जा रही हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कितनी बहस की आवाजें आ रही हैं, तुम खुद ही चली जाओ। सुधा की बात सुनकर राधिका जी खुद ही चाय लेकर प्रियांश के कमरे में जाने लगी। कमरे में पहुंचकर उन्होंने बाहर से दरवाजा खटखटाया। प्रियांश ने दरवाजा खोला और सामने राधिका जी को देखकर प्रियांश ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हेलो आंटी, आप आ जाइए। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था। सोचा था कि सबसे पहले आपसे मिलूंगा, लेकिन आप इतने दिन से आई ही नहीं। लगता है आप मुझे भूल ही गई थी। प्रियांश का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर राधिका जी हैरान थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रियांश से कहा, ऐसे कैसे आपको भूल सकती हूँ, कैसे हैं आप? प्रियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? चलिए अंदर आ जाइए, मैं अंदर ही बैठी हैं। राधिका अंदर आई और चाय टेबल पर रखते हुए दोबारा बाहर जाने लगी। यशोधरा जी ने राधिका से कहा, आप यहीं बैठिए, अच्छा है आपके सामने बात हो जाए। हम अभी इसे यही समझा रहे थे कि इसे लोगों की इज्जत करनी नहीं आती है। इसने कल जो कुछ भी नैना के साथ किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है राधिका। किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम प्रियांश को यही समझा रहे थे, लेकिन इस लड़के को हमारी बात समझ में ही नहीं आती। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है। प्रियांश ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। वो नैना मुझसे भी अकड़ दिखा रही थी, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। और प्लीज राधिका आंटी, मैं जानता हूँ नैना आपकी बेटी है, लेकिन वो आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं आपके सामने उसकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर बहुत घमंड है। पता नहीं किस बात का घमंड है। प्रियांश की बात सुनकर यशोधरा जी ने गुस्से से उठते हुए प्रियांश से कहा, बस करो प्रियांश, बहुत हुआ। अब तुम राधिका की भी बेइज्जती कर रहे हो। राधिका जी ने प्रियांश और यशोधरा जी की तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं मैडम, बच्चे में बचपना है, अपने आप ठीक हो जाएंगी। मेरी नैना में भी यही बचपना है, मैंने इसे माफ कर दिया है, आप भी कर दीजिए। लेकिन प्रियांश, आपको पता है कल आपकी वजह से नैना कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती थी।
और फिर ऐसा कहकर राधिका जी ने कल नैना के साथ जो कुछ हुआ वो प्रियांश और यशोधरा जी के सामने कह दिया। राधिका जी के मुंह से ये सुनकर प्रियांश आंखें झुकाए बैठा था और यशोधरा जी अपने माथे पर हाथ रखकर राधिका जी से कहने लगी, सच में राधिका, मैं अब क्या बोलूं? मैंने इस लड़के को समझाने की लाख कोशिश कर ली है, लेकिन शायद भगवान ही इसे समझा सकता है। देखा तुमने प्रियांश, अगर यही सब तुम्हारी बहन के साथ होता तो तुम क्या करते? प्रियांश ने गुस्से से अपनी आंखें निकालते हुए कहा, बस करिए माँ, सिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिया और नैना में बहुत फर्क है। सिया को अपने आप को प्रोटेक्ट करना आता है, वो नैना की तरह नाजुक नहीं है। और प्रियांश की बात सुनकर राधिका और यशोधरा जी दोनों को गुस्सा आ गया था। दूसरी तरफ अर्जुन अपने घर पहुंच चुका था। बार बार उसकी आंखों के सामने नैना का चेहरा आ रहा था। नैना की मासूमियत देखकर वो हैरान था कि आज के जमाने में भी ऐसी लड़कियां होती हैं क्या। कितनी मासूम थी नैना, और एकदम साफ दिल की लड़की। नैना की चमकती हुई आंखें अर्जुन को बेचैन कर रही थी और वो अपने आप ही बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। अर्जुन की माँ ने उसे खाना देते हुए कहा, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। लगता है मीटिंग अच्छी रही, प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथों आ गया है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, प्रोजेक्ट हमें मिल चुका है, लेकिन हमारी खुश होने की वजह दूसरी है। अर्जुन की माँ ने अर्जुन से कहा, अच्छा तो अब वो वजह भी बता दो। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर जरूर बताएंगे माँ। आज किसी से मुलाकात हुई थी, लगता है वो हमारे लिए लकी थी, वरना हमने तो इस प्रोजेक्ट की उम्मीद ही खो दी थी। सब कुछ इतना गड़बड़ हो चुका था, लग रहा था कि अब ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक आखिरी उम्मीद थी और उसी उम्मीद पर हम खेल गए। सच कहें, जब सुबह घर से निकले थे तो लगता था कि हार ही हाथ लगेगी। रास्ते में कुछ गड़बड़ भी हुई, फिर मीटिंग के लिए भी लेट पहुंचे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वहां जाकर अचानक से बाजी पलट गई। सब कुछ पॉजिटिव होने लगा। हम हैरान थे, लेकिन जैसा कि आप कहती हैं कि किसी किसी का चेहरा इतना शुभ होता है कि उसे देखने के बाद सारे काम अपने आप बनने लगते हैं, हमारे साथ भी शायद वही हुआ। और आज अपने दुश्मन के चेहरे पर हार देखकर हमें जो खुशी हुई है ना, वो हम आपको बता ही नहीं सकते माँ। और ऐसा कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। अर्जुन की नफरत देखकर अर्जुन की माँ ने उससे कहा, बेटा, किसी की हार देखकर तुम्हें खुश नहीं होना चाहिए, अपनी जीत पर खुश होना चाहिए। हमने तुमसे कितनी बार कहा है अर्जुन, अपने मन से नफरत हटा दो, ये नफरत तुम्हें ही जलाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा बेटा। उन लोगों ने जो कुछ किया वो एक ना एक दिन उनके सामने आएगा, लेकिन तुम इस नफरत को अपने दिल में जगह देकर अपने लिए गलत कर रहे हो बेटा। आपके दिल में सिर्फ प्यार होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, हम कुछ नहीं जानते हैं माँ। इस इंसान के चेहरे को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ उनसे बदला लेना है और कुछ भी नहीं। सच कह रहे माँ, अगर आज आप वहाँ होती तो आपको इतनी खुशी होती कि पूछिए भी मत। वो गुस्से से तिलमिलाए हुए थे। आपको पता है इस प्रोजेक्ट पर उन लोगों ने कितना पैसा लगाया हुआ था माँ? कम से कम कुछ नहीं तो उनका करोड़ों का नुकसान हुआ होगा। बस यही तो हम चाहते थे, वरना हमारी इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो मल्होत्रा अंकल ने हमें इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कहा, और जब हमें पता चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए साहब भी लड़ रहे हैं, तो बस हमने ठान लिया कि अब साहब को हार का मजा हम चखा कर ही रहेंगे। और वही हुआ, साहब की हार और हमारी खुशी। आपको दोनों ही देखने चाहिए थे। अभी अर्जुन अपनी माँ से बात कर ही रहा था कि तभी उसके दादाजी वहां आ गए और अर्जुन के माथे पर टीका लगाते हुए कहा, हमें पता था आप जरूर सफल होंगे। हमने कल रामायण का पाठ बैठाया है आपकी जीत की खुशी में, तो बस कल आप कहीं नहीं जाएंगे। अर्जुन ने झुककर अपने दादाजी के पैर छुए और प्रसाद खाया, और फिर वो अपनी बाइक लेकर अपने दोस्तों के साथ निकल गया। एक तरफ अर्जुन नैना से मिलकर खुश था, दूसरी तरफ ठाकुर विला में प्रियांश की हरकत से यशोधरा जी नाराज थी। यशोधरा जी ने प्रियांश को गुस्से से देखा और फिर वहां से उठकर जाने लगी। उन्होंने राधिका जी से कहा, राधिका आप हमारे साथ चलिए, इससे बात करना ही बेकार है। और ऐसा कहकर वो कमरे से बाहर आ गई। प्रियांश को मनी मन नैना के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि वो नैना से इस तरह से व्यवहार करता था। इधर यशोधरा जी राधिका जी को लेकर नीचे आई और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए राधिका जी से कहा, माफ करना राधिका, मुझे नहीं पता इससे क्या हो गया है। राधिका जी ने यशोधरा जी से कहा, आप ऐसा मत कहिए मालकिन, आप मुझसे माफी मत मांगिए, आप लोगों के बहुत एहसान है। यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, हमारे क्या एहसान है राधिका, खाना तो तुम बनाकर खिलाती हो, तुम्हारा एहसान मानना चाहिए हमें। अच्छा ये बताओ, नैना की पढ़ाई कैसी चल रही है और तारा को कोई जॉब मिली या नहीं? राधिका जी जैसे इसी बात का इंतजार कर रही थी। उन्होंने यशोधरा जी से कहा, मालकिन आपसे इसी बारे में कुछ बात करनी थी।
असल में तारा को नौकरी मिल जाएगी। उसने एक दो जगह अप्लाई किया है और एक सरकारी ऑफिस में बात भी बन गई है, लेकिन जिस एजेंट ने नौकरी का वादा किया है वो तारा से 1 लाख रुपए मांग रहा है। 1 लाख का नाम सुनकर यशोधरा जी ने राधिका जी से कहा, अरे बाप रे, इतना सारा पैसा! और क्या इसके बाद वो लोग गारंटी ले रहे हैं कि नौकरी लग जाएगी? राधिका जी ने यशोधरा जी से कहा, हाँ हाँ, पक्की गारंटी है। असल में आपसे इसी बात के लिए मदद मांगने आई थी मैं। आज अगर आप हमारी मदद कर देती। तारा ने कहा है कि जैसे ही उसकी नौकरी लगेगी वो धीरे धीरे करके आपका सारा पैसा चुका देगी। अगर आप बस हमारी इतनी सी मदद कर देंगी तो आपका बहुत एहसान होगा। मैं जानती हूँ कि रकम थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन एक बार नौकरी लगेगी तो बहुत जल्दी ही ये रकम हमें वापस मिल जाएगी। बस आप इतनी सी मदद कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। यशोधरा जी ने कुछ सोचते हुए राधिका से कहा, ठीक है राधिका, प्रियांश के पापा को वापस आ जाने दीजिए। लंच पर जब आएंगे तब मैं उनसे बात करूंगी। वैसे भी तारा की नौकरी लग जाएगी तो तुम्हें थोड़ी राहत हो जाएगी। नैना के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तुम चिंता मत करो, इन्हें आने दो, फिर इनसे बात करती हूँ। यशोधरा जी के मुंह से ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। उनसे दोपहर का इंतजार नहीं हो रहा था और तभी लंच पर प्रियांश के पिताजी आ गए। सभी लोग बैठकर लंच कर रहे थे और यशोधरा जी ने बीच में ही ये बात छेड़ दी। उन्होंने वीर सिंह से कहा, वो राधिका को 1 लाख की जरूरत है, उधार मांग रही है, कुछ ही समय में लौटा देगी। तारा की नौकरी के लिए चाहिए। वीर सिंह ने यशोधरा जी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ, तो आप दे दीजिए, हमने कब मना किया है। प्रियांश ने हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए कहा, 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं है माँ? और आप बिना किसी गारंटी के ऐसे राधिका आंटी को इतना सारा पैसा कैसे दे सकती हैं? वो हमें कैसे इतना पैसा लौटा पाएंगी? वीर सिंह ने प्रियांश को गुस्से से देखते हुए कहा, प्रियांश, ये हमारा पैसा है और हम किसको दे रहे हैं इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और रही बात राधिका की, तो राधिका हमारे यहाँ बरसों से काम कर रही है। अगर उन्होंने आज मुसीबत के समय हमसे कुछ मांगा है तो हम पीछे नहीं हट सकते। आपको हमारी बातों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर प्रियांश चुप हो गया। उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। राधिका जी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। वो रसोई में खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। खाना खाने के बाद यशोधरा जी ने अलमारी से सारी रकम निकालकर राधिका जी को दे दी और उनसे कहा, तुम पर भरोसा है इसीलिए दे रही हूँ। अब जाओ और तारा को बोलो कि खुशी खुशी अपनी नौकरी ज्वाइन करे और हमें मिठाई जरूर खिलाना। राधिका जी ने खुश होते हुए कहा, अब आपको मिठाई नहीं, नौकरी लगने पर आपको खाना खिलाऊंगी, वो भी हमारे यहाँ। यशोधरा जी बहुत खुश हो गई थी और राधिका जी ने भी उनके हाथ जोड़ते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। काम खत्म हो गया था और अनिल अपनी माँ को लेने आ गया था। अपनी माँ के हाथ में इतना बड़ा थैला देखकर अनिल ने अपनी माँ से कहा, ये क्या है? आप क्या लेकर जा रही हैं माँ? राधिका जी ने अनिल से कहा, बेटा ये समझ लो कि हमारी परेशानी से निकलने की चाबी है। असल में बेटा, तारा को सरकारी नौकरी मिल सकती है। कुछ रुपयों की जरूरत थी जो मैंने यशोधरा जी से ले लिए हैं। जैसे ही तारा की नौकरी लगेगी सारा पैसा तारा उन्हें लौटा देगी। अनिल ने थोड़ा परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ ये तो बहुत ज्यादा पैसा है, अगर नौकरी नहीं लगी तो? राधिका जी ने अनिल से कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तारा ने मुझसे कहा है कि नौकरी जरूर लगेगी, धीरे धीरे करके वो सारा पैसा चुका देगी। अनिल के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। उसने वो पैकेट अपनी माँ के हाथ से ले लिया और वो लोग घर पहुंच गए थे। अनिल ने तारा को आंगन में बुलाया। तारा भागती हुई नीचे आई। अनिल ने तारा से कहा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तारा ने हैरान होते हुए अनिल से कहा, क्या नहीं कहा भैया? अनिल ने तारा को थैला दिखाते हुए कहा, ये पैसों वाली बात। तारा ने आंखें झुकाकर अनिल से कहा, वो भैया, आप तो पहले से इतने परेशान रहते हैं, फिर आपसे क्या कहती? और वैसे भी माँ वहाँ काम करने जाती हैं, वो लोग माँ की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं। और आप मेरा यकीन मानिए, जैसे ही नौकरी लगेगी सारा पैसा लौटा दूंगी। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी भैया, इसीलिए आपसे नहीं कहा। पैसों का मोटा थैला देखकर अनीता ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए अनिल से कहा, अरे बाप रे, इतना सारा पैसा! तारा, तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सारा पैसा लेकर तुम घर से कहीं भाग ही न जाओ। अनीता की बात सुनकर तारा हड़बड़ा गई। उसने सकपकाते हुए अनीता से कहा, आप ये क्या कह रही हैं भाभी? अनीता ने अपनी बात को ठीक करते हुए तारा से कहा, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब इतना सारा पैसा नौकरी के लिए। चलो जो भी है, आपकी नौकरी लग जाए तो हमारे सर से भी ये बोझ उतरे। कम से कम नैना की पढ़ाई का खर्चा तो तुम उठा ही लोगी, और एक बार तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हारी शादी करना भी आसान हो जाएगा। बढ़िया है, अच्छा है तुमने अपने भैया से नहीं कहा, वरना ये तो कहीं ना कहीं से उधार मांग कर ले ही आते और चुकाना भी हमें ही पड़ता। चलो ठीक है कि तुमने ये सारा पैसा ठाकुर विला वालों से मांगा है,
तो तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे चुकाने की भी, याद रखना। राधिका तारा के लिए 1 लाख का इंतजाम कर लाई थी। अनीता ने ये देखकर तारा से कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे चुकाने की, याद रखना। तारा ने अनीता की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हाँ भाभी, मुझे पता है कि मैंने लिया है तो मुझे ही चुकाना होगा। आप किसी बात की चिंता मत करिए, आपके पास नहीं आऊंगी। अनीता ने तारा से कहा, क्या मतलब मेरे पास नहीं आओगी? कहाँ जा रही हो तुम? तारा ने अनीता से कहा, मेरे कहने का मतलब है आपसे पैसे मांगने नहीं आऊंगी, मैं खुद ही सारा पैसा लौटाऊंगी, आप चिंता मत करिए। और ऐसा कहकर तारा वो पैसा लेकर कमरे में चली गई और अलमारी में रख दिया। नैना ये सब देख रही थी और ना जाने क्यों नैना को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तारा से कहा, जो कुछ भी कर रही हो वो सोच समझ कर करना तारा, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि हमारे परिवार के हालात कैसे हैं। मैं फिर तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें उस लड़के पर पूरा ट्रस्ट है ना? तारा ने नैना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, उतना जितना तुम्हारे ऊपर है, बिल्कुल उतना ही ट्रस्ट मैं विनय के ऊपर करती हूँ। बस एक बार विनय की नौकरी लग जाए और हमारी शादी हो जाए, इस परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। नैना ने परेशान होते हुए कहा, पता नहीं दीदी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये रकम बहुत ज्यादा है। तुम्हें पैसों के लिए किसी पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। तारा ने नैना से कहा, और तुम्हें अपनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं और विनय है ना, तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम दोनों की है। और तारा के मुंह से ये सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। अगले दिन